जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो ये है हमारा फाइनल वीडियो ऑफ मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज का। दिसंबर 2024 के हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पूरे के पूरे मंथली करंट अफेयर्स को 5 सेशंस में कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पर हम कवर करते हैं। ये लास्ट सेशन है। लास्ट सेशन में हम इंडेक्स, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि करंट अफेयर की पीडीएफ्स कहां पर मिलेंगी और क्या है सिस्टम, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिविजुअल पीडीएफ्स आपको parchamclasses.in पे मिल जाएंगी। करंट अफेयर की ईयर बुक जो है जनवरी टू दिसंबर 2024 की, वो आपको मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। ये करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, 200 क्वेश्चंस पर मंथ। और ये हेडलाइंस, इंपॉर्टेंट जो न्यूज है रिवाइज करने के लिए, वो काफी हेल्पफुल है। एक कंप्लीट किट निकाली गई है जिसमें डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर पीडीएफ्स हैं, जिसमें आपका 6 मंथ्स का है, ईयरली होगा, क्वेश्चंस होंगे, हेडलाइंस होंगी, द हिंदू का एनालिसिस है, सारी चीजें एक पैकेज में है। इसके अलावा दोज हु डोंट वांट टू टेक दैट, ये जो है मंथली ई मैगजीन्स अवेलेबल हैं, सब्सक्रिप्शन है उसका, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर 2025 का, जिसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है जी। ये है आपका क्यूआर कोड्स वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए, टेलीग्राम चैनल के लिए, व्हाट्सएप के लिए, और ये है नंबर्स। ठीक है, ये है नंबर्स, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये है जीमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी, जिस पे आप मेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स और ईमेल आईडी। ठीक है जी। तो ये था एक ब्रीफ सी जानकारी अबाउट द कोर्सेस। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले इंडेक्स से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यूपीएससी लेवल या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड, जिसमें कहा गया है कि इंडिया में 8,27,000 लगभग जो है स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट है, जिसमें जो परसेंटेज है ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, 27% ऑफ द कंट्रीज एरिया। वैसे टारगेट है हमारा 33% का। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कैच है, मतलब ये कहते हैं ना कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई क्यों है? क्योंकि इसमें फॉरेस्ट कवर भी है और ट्री कवर भी है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये रिलीज किया फॉरेस्ट रिपोर्ट को। ठीक है जी, एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और जो है ये हर साल, हर 2 साल में होता है। बाइनियल मतलब हर 2 साल में होता है सिंस 1987। तो ये 18th रिपोर्ट थी। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें डाटा है वो 25.17। फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें, दैट इज 21.76%। अब ये ध्यान रखना है, पेपर में आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, जब भी अगर मान लीजिए सीधा सीधा डाटाबेस क्वेश्चन है, ट्री कवर जो है आपका लगभग 3.14% है, 3.41% है। ठीक है जी। और अगर हम 2021 के मुकाबले में इसको कंपेयर करें तो इंक्रीज हुआ है लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, जिसमें ज्यादातर जो है वो ट्री कवर है। ठीक है जी, लगभग 1290, और 156 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका किस में है? फॉरेस्ट कवर है। तो ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो ट्री कवर इंक्रीज हुआ है रादर देन द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इसको लेकर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका अपना अपना राय है। उनका ये कहना है कि ये नंबर बहुत कम है अगर हम पूरे भारत की बात करें, कंपैरेटिवली जो फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, चलिए, अगर हम मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो सबसे ज्यादा हुआ है छत्तीसगढ़ में, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो CUOR, ठीक है, क्योर करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। जो है मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर वो हुआ है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में, फॉलोड बाय गुजरात एंड उड़ीसा। ओके, देन आपका ओवरऑल, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है एक, जो पूछा जाता है कि ओवरऑल इंडिया में फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज्यादा कहां पर है ओवरऑल एरिया वाइज? दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों फैक्ट, ये दोनों पैरा में। नेक्स्ट आपका लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है इसमें।
इसमें फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की बात कर रहा है, इसमें फॉरेस्ट कवर की ही बात कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश है, देन फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आप ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, महाराष्ट्र में ट्री कवर ज्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली। आई होप ये चीज को आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें, ये भी क्वेश्चन एक बार अभी रिसेंटली यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, बड़ा स्मार्टली यूपीएससी ने कैसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्लैश यूटीज में परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है। तो उसमें जनरली हम मिजोरम पढ़ते हैं स्टेट्स में, बट यूनियन टेरिटरीज को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो लक्षद्वीप मोर देन 90%, ठीक है, 91.33% हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, फॉलोड बाय मिजोरम, ठीक है। तो अगर खाली स्टेट पूछा है तो दैट इज मिजोरम, अगर स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरीज पूछा है तो लक्षद्वीप आएगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बच्चे इस पर्टिकुलर फैक्ट को गलत भी करके आए हैं, ठीक है। ये जो कहते हैं ना, रेगुलर जब बच्चों से स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है तो उसमें ये चीज पता लगती है कि हाँ सर कराए मिजोरम है इसका आंसर, जी नहीं, ठीक है। तो स्मार्टली दे हैव गिवन द ऑप्शन एज मिजोरम ऑल्सो। ओके, अब यहां पर जो है 8 स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर 75% से ज्यादा है, मतलब टोटल एरिया का 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। अब यहां पर ऑब्वियसली मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देखेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, और इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, जो दो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनमें, ठीक है। तो ये हमारा ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट कवर है। ओके, तो टोटल मैनग्रूव्स जो हैं वो लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर, ये आप याद रख सकते हैं। अगर टोटल कार्बन स्टॉक, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है, देखिए नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, एक पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, और उसके बाद हमने नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो कह लीजिए लीगली बाइंडिंग नहीं था, तो हर देश को एक एक टारगेट दिया गया कि आप अपने से टारगेट अचीव करो, कि आप क्या अचीव करोगे। तो 2030 तक जो है भारत सरकार ने कहा था कि हम जो है एक टारगेट मतलब रखा कि 2.5 to 3 बिलियन टन जो है हम कार्बन सिंक डेवलप करेंगे, मतलब इतने पेड़ लगाएंगे कि वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये सरकार के द्वारा रिपोर्ट में लिखा गया है कि ऑलरेडी जो है 2.29 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक हम अचीव कर चुके हैं, और 2023 में ही अचीव, मतलब 2023 का डाटा 24 में आया तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो 2030 तक तो जो है हम इसको काफी हद तक मतलब कह लीजिए क्रॉस भी कर जाएंगे, ये एक अनुमान है, ठीक है। कार्बन सिंक का मतलब ये है कि मान लीजिए हम एक पेड़ लगाते हैं, तो एक पेड़ जो है पूरे साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, तो इस तरीके से जो हमने ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर बढ़ाया तो हमारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है जी। चलिए, काफी डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया है कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन 2024 लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस को लेकर जो डाटा है वो रिलीज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। देखिए, लोकसभा इलेक्शन और 4 असेंबली इलेक्शंस भी साथ में होते हैं लोकसभा के साथ। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश का होता है, उड़ीसा का होता है आपका, देन आपका आंध्र प्रदेश है, देन आपका सिक्किम है, ठीक है जी। तो ये जो है लोकसभा इलेक्शंस वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लगभग जो है 64 करोड़ और 64 लाख वोटर्स ने वोटिंग किया, और इसमें जो है लगभग 8360 कैंडिडेट्स जो है कह लीजिए कंटेस्ट कर रहे थे, मोर देन व्हाट इन 2019। फीमेल वोटर्स स्टूड एट 65.78 एज कंपेयर टू 65.55% फॉर द मेल इलेक्टर्स। मतलब इससे क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन था वोटिंग में वो स्लाइटली ज्यादा था, ठीक है, विज़-अ-वी द मेल पार्टिसिपेशन। इसमें मैसिव इंक्रीज हुआ है थर्ड जेंडर का भी। देखिए, पहले अदर्स लिखा जाता था, स्पेसिफिकली थर्ड जेंडर लिखा जाता है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर में जो है लोग हैं वो खुल के सामने आके अपना पंजीकृत हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ और वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ वोट्स, अच्छा, एक ही पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी थी जो अनकंटेस्टेड थी, दैट इज सूरत, ठीक है, दैट इज सूरत। और इंदौर में जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो गया था। तो वहां पर सबसे ज्यादा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सबसे ज्यादा नोटा वोट्स, नन ऑफ द अबव वोट्स कहां पर पड़े? इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ओके, सो ओवरऑल नोटा की बात करें तो 0.99%, मतलब
63,71,000 वोट नोटा को पड़े हैं, लगभग 1% वोट जो है नोटा को भी पड़े हैं। नन ऑफ द अबव, मतलब हमें कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा। ओके, नेक्स्ट आपका एनुअल रिपोर्ट क्राइम इन तेलंगाना जंप्स बाय 22% इन 2024। तो यहां पर देखिए दोनों चीजें हैं। जो डीजीपी है उन्होंने जब ये रिपोर्ट रिलीज करी, उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग भी बढ़ी है, ठीक है, केसेस की जो रिपोर्टिंग है, ये पॉजिटिव साइन भी हम देख सकते हैं कि भाई लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और जो भी कोई क्राइम होता है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल राइज इन क्राइम, जैसे कि साइबर फ्रॉड, थेफ्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये भी बढ़ा है, विच इज नॉट ऑब्वियसली अ पॉजिटिव साइन। और साइबर क्राइम जो है ड्रामेटिकली बढ़े हैं तेलंगाना में 43% से, ठीक है, विच इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंडिया रैंक्स 39th इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो ये आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एक अच्छा साइन है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 119 कंट्रीज का डाटा है, जिसमें कि इंडिया का रैंक 39th है, ठीक है जी। प्रीवियसली जो पब्लिश था, इंडिया का रैंक 54 था और वाज एडजस्टेड टू 38th प्लेस, तो लगभग हम उसी प्लेस पे चल रहे हैं। तो ये बेसिकली दिया जाता है कि आप टूरिज्म को लेकर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे तैयार कर रहे हैं, वो है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है बड़े लेवल पर, तो टूरिज्म को आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो उस सेंस में भी इस रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आईआईटी दिल्ली लीड्स इंडिया इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025। ये एक अच्छा भी अगेन साइन आया है। सो द टॉप प्लेस हैज बीन बैक्ड बाय आईआईटी दिल्ली दिस ईयर। सो ग्लोबली 171th रैंक था, इंप्रूवमेंट ऑफ 255 रैंक, ठीक है। तो ये लाइक क्यूएस ग्लोबल हायर एजुकेशन एक्सपर्ट्स थर्ड एडिशन निकाला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी 2025। तो इसमें जो है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं, यस, ये आपका डाटा अच्छा इंटरेस्टिंग डाटा है। अगर आप यहां पर देखेंगे, रैंक देखेंगे, मतलब 2024 से 25 में ड्रास्टिक जंप है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है जी, यहां पर आप देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ठीक है। तो ये जो है आपके जो आईआईटीज हैं उनकी आप रैंक में जंप आप देख सकते हैं, चेंज को देखिए। सो दिस इज ह्यूज ड्रास्टिक जंप, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का थोड़ा नेगेटिव में गया है, अदरवाइज बाकी यूनिवर्सिटीज ने, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अन्ना यूनिवर्सिटी। टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस इन एनवायरनमेंट एंड इंपैक्ट कैटेगरी, इसमें अगेन तो आप देख सकते हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, तो ये ब्रॉडली वो इंस्टीट्यूट्स आपका यहां पर रैंकिंग दी गई है, ठीक है जी। यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इंडिया स्कोर्ड बेटर इन नॉलेज एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑल्सो। तो ये अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहां पर ये रैंकिंग्स दी गई हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो चेंज आया है, जो इंप्रूवमेंट आया है, जो अभी हमने देखा, ठीक है, दैट इज क्वाइट एप्रिशिएबल। ग्लोबल रैंकिंग्स की बात करें तो यहां पर आपका जो सबसे ऊपर है टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख बहुत फेमस शहर भी है आपका, देन दिस यूनिवर्सिटी स्वीडन में। चलिए नेक्स्ट आपका, इंडिया इमर्जेस प्राइम ग्लोबल टारगेट फॉर मोबाइल मैलवेयर अटैक। देखिए मैलवेयर क्या होता है? मैलवेयर होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का मतलब होता है बैड, अच्छा नहीं है जो, ठीक है। तो ये जो अटैक्स हैं, ठीक है, कई तरीके से हो सकता है। जैसे बहुत ही सिंपल आप कहते हैं वायरस आ गया जी, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उसमें और बहुत सारी हैं, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंडिया बाकी देशों से भी आगे निकल गया है। तो आप कह सकते हैं, अब रिसेंटली हम बहुत सारी न्यूज देख रहे हैं कि भाई साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में हम इस न्यूज को देख सकते हैं। तो ये जो है डाटा पब्लिश किया गया है जेड-स्केलर थ्रेट लैब के द्वारा, और जिसमें कहा गया है कि मोबाइल मैलवेयर अटैक्स ग्लोबली जो है, इंडिया इज इमर्ज द मोस्ट टारगेटेड कंट्री 28%, सरपासिंग इवन द यूएस एंड कनाडा। और ये डाटा लिया गया है जून 2023 से मई 2024 तक का। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसमें आपको पता है वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर होता है स्पाइंग करना आप पर, ठीक है। और ट्रोजन हॉर्स होता है कि आपको ये शो कर रहा है कि एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, देन इट स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग, इट स्टार्टेड इंपैक्टिंग योर फाइल्स, ठीक है। एंड रैंसमवेयर, रैंसमवेयर होता है कि सीधा एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने किसी हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर जो है वो हैक कर लिया, ठीक है। तो
तो उसके बाद काइंड ऑफ आपने उसको ताला लगा दिया, रैंसमवेयर ताला लगा दिया और बोला कि चाबी तब मिलेगी जब आप इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करेंगे, और उस हॉस्पिटल जो है वो अपना डाटा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, तो वहां के जो पेशेंट्स हैं, वहां का जो स्टाफ है, उसको बहुत दिक्कतें होंगी। तो फोर्स्ड पीपल विल बी फोर्स टू पे, तो रैंसम मांगना, जैसे फिरौती बेसिकली, ठीक है। तो रैंसमवेयर, तो टेक्निकली मतलब सॉफ्टवेयर से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये जो है ये इंडिया में बढ़ा है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, इंडिया ने अपना रैंकिंग इंप्रूव किया है मैलवेयर ओरिजिन पॉइंट से, मूविंग फ्रॉम 5th टू 7th प्लेस। मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर, कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया कंट्रोल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ है। चलिए नेक्स्ट आपका इंडिगो रैंक्स अमंग द वर्स्ट एयरलाइंस ग्लोबली। एयर हेल्प 2024 की रिपोर्ट आई है, उसमें 109 एयरलाइंस में इंडिगो का 103 रैंक है। इस चीज को टाटा एयर इंडिया का 61st है, एयर एशिया का 94th है। टॉप पे कौन है? ब्रसल्स एयरलाइंस है, फॉलोड बाय कतर एयरवेज। बट इंडिगो ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है, उन्होंने कहा है कि इसका जो सैंपल साइज है वो सही नहीं है। और इंडिगो की अगर हम बात करें, भारत में बात करें, तो सबसे बड़ी एयरलाइंस है, 61%। मतलब आप ये मान के चलिए बाकी सारी एयरलाइंस मिलाकर 39% मार्केट शेयर रखती हैं, और खाली एकमात्र एक एयरलाइन इंडिगो 61% मार्केट शेयर है। और लास्ट ईयर 7.25 करोड़ लगभग पैसेंजर जो हैं इंडिगो से ट्रेवल किए हैं, ठीक है जी। और ये जो डाटा लिया गया है एयर हेल्प के द्वारा, ये जो रिपोर्ट आई है 54 कंट्री से लिया गया है, तो इन्होंने इनकी मेथडोलॉजी और इनके सैंपल साइज पे को नहीं माना है इंडिगो ने। इंडिगो ने कहा है कि अगर आप हमारा जो है डीजीसीए का डाटा देखेंगे, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का डाटा देखेंगे, तो उसमें हम जो है सबसे ज्यादा पंक्चुअल एयरलाइंस हैं, सबसे ज्यादा समय पर पहुंचने वाली हैं, और लो कस्टमर कंप्लेंट्स हमारे यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगेन देखिए बहुत सारे जो ये इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स आती हैं, इनकी मेथडोलॉजी को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं, ठीक है। तो ये एक अब जो है न्यूज हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024। ब्रॉडली बेसिकली इंटरनेशनल डेट का मतलब कि जैसे भारत देश है, अगर भारत देश की बात करें तो दुनिया के अलग अलग देशों से हम लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, ठीक है। और उसको बाद में हमें चुकाना है, डेट सर्विसिंग उसको बोलते हैं। डेट सर्विसिंग मतलब हमें जो मूलधन है और ब्याज है, कैपिटल अमाउंट है और इंटरेस्ट दोनों पे करना है। और ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, बहुत और देशों से भी हम मतलब इंस्टीट्यूशन से भी पैसा लेते हैं। तो बट ये जो इंटरनेशनल डेट है पिछले कुछ सालों में वो बढ़ा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, ठीक है जी। कोविड के बाद क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कह लीजिए अमाउंट ऑफ लोन लिया, और जिसको अब चुकाना मुश्किल हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने श्रीलंका का एग्जांपल देखा, बांग्लादेश मुश्किल, पाकिस्तान, लगभग हमारे आस पड़ोस के जितने देश हैं वो अपना लोन चुकाने में बहुत ज्यादा कह लीजिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यही इस रिपोर्ट में ब्रॉडली कहा गया है। वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है 2023 मार्किंग द हाईएस्ट डेट सर्विसिंग लेवल्स इन 2 decades। सो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है, और जो टोटल एक्सटर्नल डेट है दैट इज $8.8 ट्रिलियन। इट्स ह्यूज। अब आप ऐसे इसको एक एग्जांपल से समझो कि इंडिया की पूरी जीडीपी इज नॉट इवन $4 ट्रिलियन, इट इज स्लाइटली लेस देन $4 ट्रिलियन, मतलब $4 ट्रिलियन से हम थोड़ा कम है। और सारे ये जो छोटे छोटे देश हैं इनका सबका लोन जो है अगर टोटल कर लिया जाए तो $8.8 ट्रिलियन बैठता है। सो इसका रीजन क्या है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ठीक है जी। बांग्लादेश और इंडिया में 90% इंक्रीज हुआ इंटरेस्ट पेमेंट्स में। और फैक्टर क्या है? इन्फ्लेशन है, करेंसी डेप्रिशिएट करती जा रही है। करेंसी जैसे लाइक डॉलर अब अभी आप देख रहे होंगे 85 रुपीज क्रॉस कर चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मान लीजिए आपने कोई 10 साल पहले लोन लिया, ठीक है, और 10 साल पहले जो है मान लीजिए डॉलर 50 रुपए था, ठीक है। अब जब उसका भुगतान करना है तो अब आपको 85 रुपीज के हिसाब से जो करंट कह लीजिए डॉलर टू रुपी का रेशो है उसके हिसाब से करना है। तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे कारण हैं इनडेटेडनेस या जो कह लीजिए कर्जा है बढ़ने के,
ठीक है। नेक्स्ट आपका मोर देन 77% ऑफ अर्थ्स लैंड बिकम ड्रायर इन लास्ट 30 ईयर्स, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का ये कहना है। अगेन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ UNCCD, ठीक है जी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके बारे में हमने इसी मंथली करंट अफेयर सेशन में डिस्कस किया था। ये सऊदी अरेबिया रियाद में हुआ। तो इन्होंने कहा कि 77% जो है धरती की जो लैंड मतलब लैंड है वो ड्रायर क्लाइमेट को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पर जो है सीधा सीधा क्या है, प्रोडक्टिविटी, लैंड प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। ड्रायर आपको मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है, जहां बारिश हो रही थी वहां कम बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे इट इज डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। और इसको लेकर बहुत सारा डाटा दिया गया है। लाइक ग्लोबल ड्राई लैंड अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली 43 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है और नाउ कवरिंग मोर देन 40% ऑफ द अर्थ्स लैंड। ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। कैसे? देखिए, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। सन 1800 में दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी मात्र। अभी पिछले साल ही दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस कर गई है। तो आप ये मान के चलिए लगभग 225 सालों में दुनिया की पॉपुलेशन 8 करोड़, 8 गुना बढ़ चुकी है। बट उसके अकॉर्डिंगली लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो 800 करोड़ लोगों को फीड कैसे किया जाएगा, उनको खाना देना, मतलब कहते हैं ना सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान, तो दैट हैज बिकम अ चैलेंज। सो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अगर अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कटेल करना अब नहीं करते हैं तो अनदर 3% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमिड एरिया जो है वो ड्राई लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न यहां पर शो किया गया है और लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका यूरोप है, US है, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, सब कॉन्टिनेंट्स में ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका इंडियन क्यूजीन डिक्लेयर 12th बेस्ट इन द वर्ल्ड बाय टेस्ट एटलस। सो टेस्ट एटलस प्रेस्टिजियस लिस्ट है, ठीक है जी, जिसमें कहा गया कि 100 बेस्ट क्यूजीन्स, टॉप 5 क्यूजीन जो है वो ग्रीक, इटालियन, मैक्सिकन, स्पेनिश, पोर्चुगीज और इंडिया में जो कह लीजिए इंडियन डिशेज इन द टॉप 50 डिशेज इन द वर्ल्ड, मुर्ग मखनी और हैदराबादी बिरयानी। इंटरेस्टिंग डाटा है बट थोड़ा सा पर्सनली मतलब मेरे को ये लगा कि ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर आप मैक्सिकन वो देखेंगे तो उसमें चॉकलेट की ग्रेवी रहती है, ठीक है। अब कई लोगों को सुन के भी बड़ा अजीब लगेगा यार, चॉकलेट की ग्रेवी, मतलब जो मेन बेस रहता है, जैसे जैसे इंडिया में प्याज, टमाटर, ये सारी चीजें रहती हैं, तो यहाँ पर चॉकलेट जो है वो रहता है। तो उसकी अगर ग्रेवी अब इंडियंस को खिला दोगे तो बहुत लोग तो कहेंगे कि भाई क्या है ये खाना, ठीक है। तो एनीवेज, ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी और बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। एक्चुअली जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं इनकी जो नेटवर्थ है, बेसिकली नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है कि इनके जो कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो शेयर होल्डिंग है या कह लीजिए जितने उनके पास शेयर्स हैं उनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर के प्राइस से तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्रिप्टो करेंसी में। अब क्रिप्टो करेंसी, डॉज करेंसी, ठीक है, अगर आपने सुना है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल जो है इनका कह लीजिए नेटवर्थ है वो $400 बिलियन क्रॉस कर चुका है, विच इज लाइक मोर देन $150 बिलियन देन द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन, दैट इज जेफ बीजोस, अमेजन के जो फाउंडर हैं, उनसे $150 बिलियन ज्यादा है, ठीक है। तो ये ही इज द रिचेस्ट पर्सन और जो सेकंड है उनसे बहुत ज्यादा आगे है। तो स्पेस एक्स टेस्ला ओनर, ठीक है जी, रीजन मैंने आपको बता दिया है कि क्यों इतनी वेल्थ बढ़ी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। अगेन ये एक रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिश्ड बाय वी बॉक्स, ठीक है। वी बॉक्स कोलैबोरेशन विद द एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। बेसिकली इनका ये कहना है कि स्किल्स जो हैं इंडिया में क्या मतलब है। देखिए, इंडिया को अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोगों की जो स्किल्स हैं ओवरऑल जो है वो बढ़े।
इसमें अगर आप देखेंगे डिजाइन टू असेस एम्प्लॉयबिलिटी के कोई भी व्यक्ति जब ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है, ट्रैक स्किल ट्रेंड्स, प्रमोट ग्लोबल मोबिलिटी। नियरली 55% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्लोबली एम्प्लॉयबल इन 2025, जो कि ज्यादा है देन द 51.2% 2024 में। और नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एट दिस मच, जिसमें कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र लीड कर रहा है। मेल एम्प्लॉयबिलिटी फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी से थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा देखेंगे तो कुछ स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये कुछ राज्य हैं जहां पर एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है। देखो एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब समझ लीजिए पहले, हो सकता है कई लोगों को ये डाउट हो रहा हो कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपने नॉलेज एक्वायर करी वो आपकी स्किल्स के साथ मैच करती है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए टीचर, ठीक है, टीचर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है नॉलेज गेन करना, कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, और पढ़ाना एक स्किल है। नॉलेज गेन करना, आपने ये एग्जाम क्लियर किए हैं, ठीक है, बट पढ़ाना एक स्किल है। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। आपने देखा कि स्विमिंग ऐसे करनी है, ये ऐसे है, ये स्ट्रोक होता है ऐसे एंगल पे। एक है एक्चुअल में उसको करना, उस चीज को, कुकिंग, आपको पता है कि ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, पर एक्चुअल में उसको बनाना, ठीक है, एक स्किल है। तो इस तरीके से आप इस स्किल को समझ सकते हैं। चलिए, ये आपका डाटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023-24, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ये डाटा दिया है, और इसमें कहा है कि स्मगलिंग जो है बड़ी है, ठीक है जी। जिसमें आप देख सकते हैं डीआरआई ने सीज किया है 1319 केजी ऑफ गोल्ड। अब इसका प्राइस निकाल लीजिए, एक 10 ग्राम जो है 80,000 के लगभग, अब कैलकुलेट करो, ठीक है, कितना अमाउंट बन रहा है। कोकेन स्मगल्ड इनटू इंडिया प्राइमरली थ्रू एयरपोर्ट्स इंक्रीज बाय 9%, और इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट ये भी जो है बड़ा है। और यहां पर क्यों इंडिया प्रोन है स्मगलिंग को लेकर, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, और ये एक इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक आता है डेथ क्रीसेंट, एक है डेथ ट्रायंगल, ठीक है जी। बेसिकली देखो, ऐसे याद रख लो इसको, पहले तो ऐसे याद रखो कि पाकिस्तान के झंडे में हम चांद को देखते हैं, ठीक है जी। सो ये क्रिसेंट शेप को देखते हैं, ठीक है, तो ये याद रहेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो यहां पर ओपीएम कल्टीवेशन काफी है, और ये जो है कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमिटी है, तो इंडिया की तरफ जो है इसको स्मगल करने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली इसको नार्को टेररिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। नार्को टेररिज्म बेसिकली नार्कोटिक्स जो सब्सटेंसेस हैं, साइकोट्रॉपिक्स, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को जो है इंडिया में स्मगल करके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश होती है। एक तो यूथ है उसको मिसगाइड करना, उसकी एनर्जी को मिसगाइड करना, और पैसा जो है कह लीजिए हवाला के थ्रू जो है इन देशों में लेके जाना। तो ये दैट वाज द मॉडस ऑपरेंडी। और यहां पर जो है आपका, इसको ट्रायंगल बोल रहे हैं हम, 3 देश है इसमें, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। इसके साथ भी प्रॉक्सिमिटी है हमारी, ठीक है। तो ये है, इसमें आप इसको एलएमटी से याद रख सकते हो, लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड। एलएमटी कंपनी भी थी, या एमटीएनएल याद रख सकते हो, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। क्रीसेंट मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान के झंडे से, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये एक मतलब एक रीजन है, हाई डोमेस्टिक डिमांड, कल्चरल एफिनिटी फॉर गोल्ड, ठीक है। ये गोल्ड को लेकर जो हमारे देश में एक एफिनिटी है, ठीक है, वो भी एक रीजन है। उसके अलावा डिमांड ऑफ नार्कोटिक्स मेक्स इंडिया ल्यूक्रेटिव मार्केट। नेक्स्ट आपका, डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने 2024 पर्सन ऑफ द ईयर चुना। यूएस के राष्ट्रपति रहे, फिर हारे, फिर जीते, तो अपने आप में और बहुत एग्रेसिव कैंपेन था, बहुत सारे मीडिया हाउसेस इनके अगेंस्ट में थे। डिस्पाइट ही मतलब सिर्फ वो जीते नहीं, बहुत कन्विंसिंगली जीते। तो दैट इज हाउ ही वाज नेम्ड एज अ टाइम 2024 पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आपका, इंडिया रैंक 6th ग्लोबली विद 127 कंपनीज कमिटमेंट टू नेट जीरो टारगेट्स, ठीक है। देखिए अब ये बहुत ज्यादा चल रही है बात नेट जीरो टारगेट्स की। ये एक टर्म आता है ईएसजी, ठीक है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, कि कोई कंपनी जो है वो सिर्फ उसका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, उसका मोटो ये भी होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बिजनेस कर रहा है, सोसाइटी को लेकर, समाज के अलग अलग वर्गों को साथ में लेकर चल रहा है, और उसके गवर्नेंस पॉलिसी अच्छी हैं, ठीक है, एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं। तो ये सारी चीजें ब्रॉडली इसमें आती हैं। तो अब
अलग अलग कंपनीज ये अपना टारगेट रख रही हैं कि हम इन्वायरमेंटली नेट जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करेंगे, ताकि ओवरऑल जो है दुनिया में जो हम टारगेट की बात कर रहे हैं, अलग अलग देशों ने अपना टारगेट दिया, जैसे इंडिया ने 2070 का टारगेट दिया है, यूएस ने 2050 का दिया है, चाइना ने 2060 का दिया है। तो वैसे ही यहां पर वो कह रहा है कि इंडिया जो है 6th रैंक कर रहा है ग्लोबली, जिसमें कि हमारी 127 कंपनीज ने ये टारगेट अपने लिए सेट किया है। क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं। इसमें सबसे आगे कौन है? यूके है, लीड्स ग्लोबली विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट एड्रेसिंग इनिक्विटी। देखिए मलेरिया एक कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल डिजीज है, ट्रॉपिकल कंट्री या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि जो मॉस्किटोज है उसकी ग्रोथ एक कहते हैं ना हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी वाले रीजन्स में ज्यादा होती है, ठीक है, जिसमें आर्द्रता ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। और यहां पर दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और इंडोनेशिया, इस साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा केसेस इंडिया और इंडोनेशिया में आ रहे हैं। और अफ्रीका, बट जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, ठीक है, मलेरिया की वजह से, वो कहां पर देखने को मिल रही हैं? अफ्रीका में देखने को मिल रही हैं। ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पिछले लगभग 2 दशकों में, पिछले 20 से 25 सालों में केसेस तो आ रहे हैं, पर हमारे पास उसको ट्रीट करने के लिए सफिशिएंट कह लीजिए दवाइयां हैं, मेथड है, और केसेस आ रहे हैं, बट वो जो है ओवरऑल डेथ नहीं है, डेथ्स नंबर ऑफ हमने काफी कम कर लिए हैं। चलो स्पेसिफिकली डाटा देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन 1.5% ऑफ द बर्डन ऑफ मलेरिया केसेस ग्लोबली। और ये आप देख सकते हैं कि सन 2000 में जो इस पर्टिकुलर रीजन में जो केसेस थे वो 22.8 मिलियन थे, जो कि कम होकर सिर्फ 4 मिलियन रह गए हैं। तो 82% का डिक्रीज हुआ है, विच इज अ ह्यूज डिक्रीज। इंडिया और इंडोनेशिया में अबाउट 88% ऑफ मलेरिया डेथ्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन की, इंडिया और इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया में 2023 में 20,38,000 केसेस आए, ठीक है। सिमिलरली इंडोनेशिया में 10,90,000, फिर म्यांमार, फिर आपका जो है बाकी कंट्रीज हैं। 95% डेथ जो है वो कहां पर हो रही है? अफ्रीकन रीजन्स में हो रही है। अगेन अफ्रीका के पास टेस्ट की फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज उतनी नहीं है, तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। एज ऑफ नंबर 2024 44 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी को जो है मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है बाय WHO। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज, और मोस्टली कहां पर पाया जाता है? आपका ट्रॉपिकल कंट्रीज में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज 2024। सो वॉल्टन जो ग्रुप है, वॉल्टन बेसिकली फैमिली जो है वो वॉलमार्ट जो है बहुत बड़ा जो चेन है उसको ओन करते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। उस पूरी फैमिली की जो कह लीजिए वेल्थ है 432 बिलियन डॉलर्स है। और अंबानीज जो हैं वो नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है जी। एंड ये आपका डाटा एक नीति आयोग ने रिलीज किया है, रिपोर्ट ऑन सेफ फॉर अफोर्डेबल वर्कर हाउसिंग टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ये सेफ रिपोर्ट क्या है? हम कई सालों से बात कर रहे हैं कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना है। बट मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कहते हैं ना कि अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हम नहीं कर पा रहे हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनके लिए सेफ अफोर्डेबल अकोमोडेशन, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको लेकर इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसका कह लीजिए सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एफिशिएंट अकोमोडेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, ताकि ओवरऑल कॉस्ट को कम किया जा सके और वर्कर्स वेलफेयर को भी इंश्योर किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर जो बजट की स्पीच थी वित्त मंत्री जी ने, उसमें कहा भी कि रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेट्री स्टाइल अकोमोडेशन जो है हमें लाने की जरूरत है, ताकि वर्कर्स को एक अफोर्डेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा सके। इंडिया इज पॉइज्ड टू एलिवेट इट्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जो करंटली 17% है, टू 25%, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म विजन है ऑफ अचीविंग विकसित भारत बाय 2047। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हर साल हमें लगभग 78 लाख जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी अगर हमें वो टारगेट जो है, वो जो हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अचीव करनी है, तो ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्ब्स 2024 टॉप इंडिया वुमेन इन पावर।
ठीक है जी, इसमें देख सकते हैं आप वित्त मंत्री हैं और बायोकॉन की जो कह लीजिए चेयरपर्सन हैं वो हैं, और HCL, ठीक है। सो निर्मला सीतारमन ओवरऑल 28, ठीक है जी। रोशनी नादर मल्होत्रा ओवरऑल रैंक 81, किरण मजूमदार शाह ओवरऑल रैंक 82, फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन। ये है आपका HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन, ठीक है। ओवरऑल टॉप 5 वुमेन की बात करें तो उर्सुला वॉन डेयर, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, क्रिस्टिना लगार्डे जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड हैं, फिर आपका जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। क्लॉडिया शैनबॉम जो कि मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉप 5 वुमेन। नेक्स्ट आपका आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024। अगेन देखो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो जो रिपोर्ट आ रही हैं आजकल, वो बड़ी ही, मतलब आप उसको पढ़ोगे तो बड़ा कहते हैं ना दिल भी दुखेगा, और आपको कहीं ना कहीं एक चिंता भी होगी कि यार आगे आने वाले सिचुएशन क्या है। तो ये उसी चीज को और थोड़ा बता रहा है कि जिस तरीके से आर्कटिक आइस, आर्कटिक एरिया बेसिकली जो नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक लाइन से ऊपर, तो वहां पर बहुत तेजी से कह लीजिए जो आपका आइस है वो पिघल रही है। अब उससे हो क्या रहा है, अब देखिए जो परमानेंट आइस थी उसके नीचे जो वेजिटेशन थी, ठीक है, अब वो वहां पर पानी है, अब वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। अब वो डिकम्पोज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है, पहले ये जो कह लीजिए आइस थी ये एक कार्बन सिंक के रूप में था, अब ये कार्बन सोर्स बनता जा रहा है, क्योंकि वो जो वेजिटेशन था वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, मिथेन रिलीज होगा, जिसकी जो अगेन जिससे क्या हो रहा है, ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ रहा है। सो नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीजें दी हैं, ठीक है जी। थर्ड वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, ये पूरी कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो थिकनेस कम हो रही है, ठीक है। रेनडियर आर इन डिक्लाइन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये जो आपका आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये रीजन जो है इसमें इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ। इंडिया एंड आर्कटिक रीजन की बात करें तो हम स्वालबार्ड ट्रीटी 1920 में जब ब्रिटिश इंडिया था तब उसके सिग्नेटरी रहे हैं, ठीक है। फिर हमने आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया 2007 में, हिमाद्री हमारा रिसर्च स्टेशन है। अच्छा, अंटार्कटिका में 2 रिसर्च स्टेशन है हमारे, कौन कौन से जो फंक्शनल हैं अभी, ठीक है, मैत्री एंड भारती, ठीक है। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मैत्री और भारती। मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप याद रख सकते हैं मैत्री एंड भारती। देखिए इसको मैत्री वैसे मैत्रिता फ्रेंडशिप, तो इसको मैं मां से याद रख लेता हूं, माई और मां भारती बेसिकली, ठीक है, मां भारती। और मां भारती के चरणों में, तो अंटार्कटिका कहां पर है, साउथ पोल है, तो मां भारती के चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं, ठीक है। तो मां भारती के चरणों में हम शीश झुका रहे हैं, तो चरण चरण साउथ पोल अंटार्कटिका, ठीक है, तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट्स, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला है राम मोहन राव अमर, अपॉइंटेड एज SBI मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 साल का इनका टेन्योर है। अगर हम SBI की बात करें तो पहले ये इस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। बाद में ये नेशनलाइज किया गया 1955 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अभी रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले जो एसोसिएटेड बैंक्स थे वो इसमें मर्ज कर दिए गए हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, अब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है आप कह सकते हैं। शंकर शर्मा रीअपॉइंटेड एज नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया। सो नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल उन्होंने रीअपॉइंट किया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को एज द रेजिडेंट एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका यूरो ग्रिप टायर्स ने अपॉइंट किया है MS धोनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। लाइक जो भी एग्जाम आपके जिसमें बैंकिंग इंश्योरेंस ये पूछा जाता है उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर ऑल द एग्जाम्स, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, उनको अपॉइंट किया गया है RBI का गवर्नर, ठीक है जी। RBI का गवर्नर, आप अपना नोट निकालिए, मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, जो वो साइन होते हैं वो RBI गवर्नर के होते हैं। और जो शक्तिकांत दास थे उन्होंने 2 टेन्योर कंप्लीट करके अब जो है उनको रिटायरमेंट दे दी गई है। एंड जो ये है 26
आरबीआई गवर्नर होंगे, आईएएस ऑफिसर हैं, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं संजय मल्होत्रा, उनको बनाया जा रहा है आरबीआई का गवर्नर, बना दिया गया है, मतलब चार्ज भी ले लिया उन्होंने। ठीक है जी। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, बैंकर्स बैंक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी है। 1 अप्रैल 1935 को इन्होंने ऑपरेशंस कमेंस किए थे, और ये जो है बनाया गया था रिकमेंडेशन ऑफ 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मतलब अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछना है कि किस कमीशन की रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो हिल्टन यंग। ठीक है, यंग यंग देश था, नया देश था, ऐसे इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, ओके, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर, ये भी अगेन एक फैक्ट है, ऑसबॉर्न स्मिथ। सर सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन टू बिकम आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट हम चलते हैं, अमूल एक्सटेंड्स जैन मेहता एमडी टेन्योर बाय 5 इयर्स। सो इंडिया का सबसे बड़ा कॉपरेटिव है। ठीक है जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कॉपरेटिव मिल्क फेडरेशन। अब इंटरेस्टिंग ये है, 80,000 करोड़ की सेल होती है हर साल। ठीक है, बड़ा नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। आरबीएल बैंक ने अपॉइंट किया है डी गुकेश को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। डी गुकेश 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं चेस में, यंगेस्ट टू बिकम। ठीक है, ये हमने कल वाले सेशन में पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स एमिकस क्यूरे टू एग्जामिन कार्बन एमिशन रूल। सबसे पहले तो ये एमिकस क्यूरे क्या होता है? ठीक है, देखिए एमिकस क्यूरे होता है, इसका लिटरल मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट को हेल्प करना बेसिकली रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो उन सारी चीज में, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज, इनसाइट दैट इज रेलेवेंट टू द केस। तो यहां पर जो है एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया है टू एग्जामिन कार्बन एमिशन, तो लीगल रिजीम दैट रेगुलेट्स कार्बन एमिशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका अश्विनी भिडे अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू महाराष्ट्र सीएम फडणवीस। तो यहां पर जो है अपॉइंटेड मुंबई रेल कॉर्पोरेशन चीफ अश्विनी भिडे एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट इन द सीएम ऑफिस। ठीक है जी, तो जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं उनको 1995 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका के विजयनंद जो है नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं आंध्र प्रदेश के। गूगल अपॉइंट्स प्रीति लोबाना एज द न्यू इंडिया कंट्री मैनेजर। तो देखिए गूगल के ऑपरेशंस जो हैं भारत में जिस तरीके से एक्सपैंड हो रहे हैं, तो उसको लेकर जो है न्यू कंट्री मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया ऑपरेशंस प्रीति लोबाना। नेक्स्ट आपका डॉक्टर संदीप शाह अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NABL QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स सेट करता है, सो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मकसद क्या है? क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन सर्विसेज को इंप्रूव करना, ताकि अल्टीमेटली एज अ कस्टमर आप हम सबका फायदा हो। ठीक है, हमें सही प्रोडक्ट्स जो हैं मिल सकें, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिल सकें। ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, मार्क कैंपेन, गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज वी सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है 9th NHRC चेयरपर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अभी जो है एक्टिंग चेयरपर्सन थी, हाँ जी, विजय भारती सयानी जो है वो एक्टिंग चेयरपर्सन की ड्यूटी कर रही थी, क्योंकि जो इससे पहले चेयरपर्सन थे वो 1 जून 2024 को रिटायर हो गए थे, उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया था। और एनएचआरसी एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपका 1993 में जो है बनाई गई थी। अब इसमें एक जो है कह लीजिए पूरा कमेटी बैठती है इसको सिलेक्ट करने के लिए, एनएचआरसी के चेयरपर्सन को। अब इसमें सबसे पहले तो ये देख लो कि जो चेयरपर्सन होगा वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो। ठीक है, तो यहां पर इसके अलावा मेंबर्स में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्विंग और रिटायर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 3 इंडिविजुअल जिनका ह्यूमन राइट्स में एक्सपीरियंस रहा है उनको अपॉइंट किया जाता है। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होता है? पदेन सदस्य। पदेन सदस्य मतलब ये होता है कि भाई अगर आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरपर्सन हैं तो ऑटोमेटिकली एनएचआरसी के मेंबर हो जाएंगे।
ठीक है जी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, चाइल्ड राइट्स, डिसेबिलिटीज, ये जो 7 कह लीजिए कमीशन हैं, इनके जो चेयरपर्सन हैं ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। इसकी अगर हम बात करें तो कमेटी में 6 लोग बैठते हैं इस मेंबर्स को, चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री हेड करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन नहीं, चेयरपर्सन तो उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है, तो वो नहीं है, वाइस चेयर डिप्टी चेयरपर्सन है। देन आपका लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, जैसे अभी राहुल गांधी हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द राज्यसभा, ठीक है, तो ये सदस्य है। 3 साल और 75 ईयर्स, सॉरी 70 ईयर्स, रियली सॉरी, 3 इयर्स एंड 70 ईयर्स, क्योंकि देखो 65 में रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, 65 में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं, तो लगभग अगले 5 साल में जब भी उनका अपॉइंटमेंट होगा तो 3 साल तक का जो है विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट को जो है नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। सो जस्टिस जीएस अंधावलिया जो है वो चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बनाए गए हैं, और जस्टिस नरेंद्र जी जो हैं वो बनाए गए हैं उत्तराखंड के चीफ जस्टिस, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट आपका 5 नए गवर्नर हुए हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के गवर्नर थे, उनको बिहार का गवर्नर बनाया गया है। जो बिहार के गवर्नर थे, ठीक है, उनको केरल का गवर्नर बनाया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे, हाँ, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको केरल का गवर्नर बनाया गया है। फॉर्मर आर्मी चीफ, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है जी, जनरल वीके सिंह, उनको बनाया गया है मिजोरम का गवर्नर। जो अभी होम सेक्रेटरी थे, ठीक है, सीनियर आईएएस ऑफिसर, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, उनको बनाया गया है मणिपुर का। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से लगभग टेंशन चल भी रही है, और वहां पर गवर्नर बनाया है अजय कुमार भल्ला जी को। और उसके बाद जो है आपका उड़ीसा में बनाया है डॉक्टर हरि बाबू खम्बापति, उड़ीसा में गवर्नर बनाया गया है, ठीक है जी। चलिए, गवर्नर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 153 है, अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, ये अमेंडमेंट किया गया था, और बाद में, मतलब शुरुआत में ये था कि हर स्टेट का एक ही राज्यपाल होगा, बट बाद में इसको अमेंड कर दिया गया था। मान लीजिए किसी राज्यपाल का आकस्मिक देहांत हो गया, या रिटायर कर दिया, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो जनरली क्या होता है, जो 7 वाली स्टेट होती है उसके जो राज्यपाल होते हैं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। 5 साल का टेन्योर होता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, कोई इंपीचमेंट का, रिमूवल का कोई प्रोसेस नहीं है। सिंपली फोन करना है, भाई साहब वापस आ जाओ, राष्ट्रपति जी को करना है, ठीक है, वहां पर कार्यकाल कंप्लीट। ओके, चलिए, काफी डिस्कशन हो गया, आगे चलते हैं। सुमन बेरी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर विद एडिशनल चार्ज। ये ऑलरेडी जो है वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, उनको चार्ज दिया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। बेसिकली जो भी आर्थिक नीतियां हैं उसको लेकर सुझाव देते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, क्योंकि हाल ही में जो है विवेक डेब्रॉय जिनका देहांत हो गया 1 नवंबर को, उसके बाद जो है यहां पर सुमन बेरी जो है वाइस चेयरपर्सन, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज संजय कौल, उनको अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ बहरेन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट। इंटरेस्टिंग है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो commercial court by King Hamad bin Isa Al Khalifa. He is among the 9 members appointed to the newly established BICC. So that is Bahrain International Commercial Court. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बुक्स। ठीक है जी, तो पहला है ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन जो है इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ बाय दीपा मलिक। देखिए, ये पहली भारतीय महिला हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता। ठीक है, देखिए ये हमेशा से एक समाज का वो रहा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, उनको वो कहते हैं डिसेबल के रूप में देखना। तो उसको लेकर इन्होंने बुक लिखी है, मोटिवेशनल काइंड ऑफ बुक है, उन्होंने अपने स्टोरी लिखी है और ब्रिंग इट ऑन के आने दीजिए, ठीक है, और चैलेंजेस। और शी वाज 2020 में शी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इनके बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट आपका डॉक्टर दिनेश शाहरा अपनी बुक लॉन्च की, दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और उन्होंने दलाई लामा जी को लेकर, उनकी टीचिंग्स को लेकर बुक लिखी है और उन्होंने कहा है कि जो भी इससे रेवेन्यू आएगा वो हम जो है तिब्बतन लाइब्रेरी को डोनेट कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर डॉक्टर जयशंकर रिलीजेस विक्रम संपत। ठीक है, विक्रम संपत जो है हिस्टोरियन है, काफी फेमस हिस्टोरियन है, कई बार इनको राइट विंग हिस्टोरियन भी कहा जाता है। और उनकी बुक रिलीज की है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंट्रेगनम। ठीक है जी, उसको लेकर जो है काफी डिटेल में, मतलब बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, काफी फेमस हिस्टोरियन है। चलिए, नेक्स्ट आपका कन्नड़ ट्रांसलेशन ऑफ के शैलजास मेमोयर माय लाइफ एज कॉमरेड लॉन्च्ड। देखिए, ये जो है के शैलजा जो हैं वो रही हैं केरल की हेल्थ मिनिस्टर। खासकर कोविड के समय में इनका जो काम था वो काफी सराहनीय था, काफी इसको प्रशंसा मिली थी। और अब उसका कन्नड़ ट्रांसलेशन जो है डॉक्टर एच.एस. अनुपमा ने किया है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका मेट्रो मोज़ाइक, अ बुक अबाउट द जर्नी ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, लॉन्च की गई है इन कोलैबोरेशन विद हिंदू ग्रुप, द हिंदू न्यूज़पेपर जो आप देखते हैं। ठीक है जी, लॉन्च्ड कॉफी टेबल बुक मेट्रो मोज़ाइक। नेक्स्ट आपका होशांग मर्चेंट बुक रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, को ऑथर्ड, तो ये आपका बुक लिखी गई है होशांग मर्चेंट, न्यू बुक। ठीक है, हिज पॉपुलर बुक द नेकेड सिविल सर्वेंट 1968, वे बैक इन 1968। ओके, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीजेस कंपेंडियम ऑफ कंप्लीट वर्क ऑफ ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती ऑन हिज 143rd बर्थ एनिवर्सरी। देखिए, सुब्रमण्य भारती के बारे में यह कहा जाता है कि प्रेजेंट टाइम्स में तमिल लैंग्वेज में लिटरेचर लिखने वाले वो सबसे पहले व्यक्ति थे। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्य भारती, जिनको भारतीय भाषा, मतलब जो बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, उसको भारतीय भाषा दिवस के रूप में, इंडियन लैंग्वेज डे के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है साहित्य को लेकर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर, उसको याद किया जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न तमिल लिटरेरी स्टाइल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है सुब्रमण्य भारती को लेकर। ठीक है जी, ऑल्सो नोन एज महाकवि भारतीयार। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने बुक लॉन्च की है ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल लाइफ। ठीक है जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त। ठीक है, ऑथर्ड बाय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट आपका यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने बुक लॉन्च की है ऑन प्राइम मिनिस्टर्स मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, और ऑब्वियसली रिलेटेड टू डेवलपमेंट वर्क्स एंड स्कीम्स ऑफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, और उनके विजन को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। गोवा गवर्नर रिलीजेस ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के मैथ्यू। ठीक है जी, तो गोवा के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, और उन्होंने ये जो है बुक मतलब लॉन्च की है, ऑटोबायोग्राफी है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के थॉमस। अब ये इनके बारे में खास पॉइंट ये है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, केरला के फर्स्ट डायलिसिस यूनिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड में उसकी स्थापना करना, स्टेट का पहला किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी वो इन्हीं ने किया है। मतलब तो उस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। नेक्स्ट आपका छौंक, सब्जी में छौंक लगाते हैं ना, तड़का छौंक लगाना। सो ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी बाय अभिजीत बनर्जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कहते हैं ना, खाना, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी सबको एक लेकर इन्होंने बुक लिखी है। एंड सो बहुत फेमस इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, वाज अवॉर्डेड द 2019 नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है जी, और बेसिकली इन्होंने देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी, इनको 2019 का जो है आपका नोबेल जो प्राइज है इन इकोनॉमिक्स भी दिया गया था। सो एड्रेसिंग इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी थ्रू द लेंस ऑफ फूड। ठीक है, छौंक, धर्मानॉमिक्स बाय श्रीराम बालासुब्रमण्यम। तो भारतीय जो इतिहास है, कल्चर है, तो इन्होंने पहले एक बुक लिखी थी कौटिल्यानॉमिक्स। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, मौर्यस के समय पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। और वैसे ही धर्मानॉमिक्स के, धर्म के साथ इकोनॉमिक्स कैसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसको लेकर जो है इन्होंने बुक लिखी है। सो इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन धर्म एग्जिस्टेड इन इंडिया एज फार एज 5000 ईयर्स बैक। नेक्स्ट आपका सीताराम येचुरी, अ ट्रिब्यूट रिलीज ऑफ 3 बुक ऑन हिज राइटिंग्स। ठीक है, अभी अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ था, और उनको उनकी जो बुक्स हैं उनको लिखा जो है रिलीज किया गया, 3 बुक्स को उनकी रिलीज किया गया। हिंदू राष्ट्र है क्या, ही द फाइट फॉर रिपब्लिक, कल्चर, मीडिया साइंस, तो उसको लेकर जो उनकी बुक्स हैं उनको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट आपका, हाँ ये हमने डिस्कस कर लिया है 3 बुक्स।
द अनयील्डिंग जज, अ ट्रिब्यूट टू जस्टिस A.N. ग्रोवर्स लेगेसी। तो ये जो है ऑथर हैं इसकी गौरी ग्रोवर, जो ग्रैंड डॉटर हैं जस्टिस ग्रोवर की, और खासकर जो उनका रोल था केशवानंदा भारती केस, द वेरी हिस्टोरिक जजमेंट केशवानंदा भारती केस, जिसमें 13 जजेस बैठे थे, 7 और 6 की जजमेंट आई थी 24 अप्रैल 1973। ठीक है, सो ये लॉन्च किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी। चलिए आगे चलते हैं। सलमान रश्दी, सैटेनिक वर्सेस रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 36 ईयर बैन। काफी कंट्रोवर्शियल बुक है सैटेनिक वर्सेस, और मतलब इतनी कंट्रोवर्शियल है कि अभी हाल ही में भी जो है इन पर एक सलमान रश्दी पर कह लीजिए एक अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है, मतलब एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ। ठीक है जी, और उसके अलावा इस बुक की जिसने ट्रांसलेशन करी, जैसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जापानीज ट्रांसलेशन करी, उनका भी मर्डर हो गया। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल बुक है। इसको उस समय पर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ठीक है जी, और सलमान रश्दी की ये बुक जो है दोबारा से आपको लाइक यू कैन लाइक हैज रिटर्न टू इंडिया 36 ईयर्स आफ्टर इट वाज बैन्ड। नेक्स्ट है हमारा ऑबिचरीज, देख लेते हैं। सो पहले है आपका डिमाइज ऑफ रिसर्चर डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी। सो पद्मश्री इनको मिला 2020 में फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लिटरेचर। ही इज द ग्रैंडसन ऑफ बंगाली रेवोल्यूशनरी जतेंद्र नाथ मुखर्जी, भागा जतिन। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो कह लीजिए योगदान रहा है, इंडियन रिसर्च ऑथर रहे हैं, तो अभी हाल ही में उनको पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट आपका ब्लड डोनेशन पाइनियर कांता कृष्ण पासेस अवे। सो स्पीयर हेडेड द वॉलंटरी ब्लड डोनेशन मूवमेंट। ठीक है जी, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के समय पर आप बहुत जगह वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स को देखते हैं, बट इनिशियली लोगों को एक हिचक होती थी कि ब्लड डोनेशन में, तो ताकि ये शुरुआत की गई थी ताकि ब्लड बैंक्स तैयार हों और जो भी कह लीजिए पेशेंट है जिसको इमीडिएटली खून चाहिए उसको खून मिल सके। सो इनको पद्मश्री दिया गया था 1972 में। ठीक है जी, उसके अलावा जो है एक लैंडमार्क PIL रही है। ठीक है जी, लीडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बैनिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ब्लड इन इंडिया। ठीक है, तो ब्लड को खरीदना बेचना जो है वो जो है बैन है। लेजेंडरी इंडिया स्क्वैश प्लेयर राज मनचंदा, अर्जुन अवार्ड रेसिपिएंट एंड विनर ऑफ 6 नेशनल टाइटल्स, डाइड। सो 1977 से लेकर 82 तक जो है स्क्वैश बहुत बेहतरीन स्क्वैश प्लेयर रहे हैं, और जो है इन्होंने अर्जुन अवार्ड इनको 1983 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका विजय शंकर, फॉर्मर CBI डायरेक्टर, पासेस अवे। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2005 से 2008 के बीच में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑशी मतलब ऑस्ट्रेलिया के हैं, डेविस कप ग्रेट फ्रेजर पासेस अवे। 3 ग्रैंड स्लैम जो है सिंगल टाइटल जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को 4 डेविस कप टाइटल जो है इन्होंने जिताए हैं, इनका देहांत हो गया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी MDR रामचंद्रन, 1980 से लेकर 1990 तक 2 बार जो है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे हैं। पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर। ठीक है, आज के समय पर 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, जिनमें आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका रिनोन्ड एंडोक्रीन सर्जन एंड पद्मश्री अवार्डी शिव पतम विट्टल पासेस अवे, जिनको फादर ऑफ एंडोक्रीन सर्जरी इन इंडिया भी कहा जाता है। ये रेसिपिएंट है डॉक्टर BC विधान चंद्र रॉय अवार्ड के। ये बेसिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड है, और इसके अलावा इनको पद्मश्री भी दिया गया है। डॉक्टर BC रॉय की बात करें तो ये डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, पॉलिटिशियन भी थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं शुरुआत में 1950 से लेकर लगभग 1962 तक, और भारत रत्न भी मिल रखा है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को, BC रॉय को। ठीक है जी, तो चलिए हमने 2 चीजें इसमें डिस्कस कर ली हैं। फॉर्मर कर्नाटका CM SM कृष्णा पासेस अवे एट 92, विदेश मंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये इनका, और बेंगलुरु को जो वो कहते हैं ना IT हब बनाने में जो है इनका एक बड़ा योगदान रहा है, उसको एक प्रोजेक्ट करने में एज अ IT हब, ये काफी बड़ा योगदान रहा है जब वो CM थे कर्नाटका के। नेक्स्ट आपका लेजेंडरी गुजराती सिंगर पुरुषोत्तम उपाध्याय पासेस अवे एट 90। ठीक है जी, तो यहां पर जो है इनकी कंपोजिशंस हैं, 20+ फिल्म्स में इन्होंने कंपोज किया है। गुजरात गौरव पुरस्कार, पद्मश्री जो है इन अवार्ड से इनको नवाजित किया गया है।
नेक्स्ट आपका रिमेंबरिंग जाकिर हुसैन, लेजेंडरी तबला मास्ट्रियो। आई होप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, 1988 में इनको पद्मश्री मिला। ठीक है, उसके अलावा 1990 में संगीत नाटक अकेडमी मिला, 2002 में पद्म भूषण मिला, अभी हाल ही में इनको जो है 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया। उसके अलावा विदेशों में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, अमेरिका में रहते थे, इंडियन अमेरिकन, इसीलिए हमने इनको कहा। और फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू विन 3 ग्रैमीज एट द सेम सेरेमनी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका सिंगर म्यूजिशियन पंडित संजय मराठे पासेस अवे। ठीक है जी, क्लासिकल सिंगर हैं, हारमोनियम आर्टिस्ट हैं, थाने जो मुंबई में है वहां रहते थे। पद्मश्री तुलसी गौड़ा। ठीक है जी, तुलसी गौड़ा के बारे में मतलब बहुत चर्चा हुई थी जब जब इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। कर्नाटका की रहने वाली हैं और एक कह लीजिए 30,000 पेड़ लगाने का जो है इनको श्रेय जाता है। और स्कूल नहीं गई हैं, बट इनको जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग है, मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज है, स्कूल नहीं गई हैं और 30,000 से ज्यादा पेड़, मतलब पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है इन्होंने क्रिएट किया। और बिलोंगिंग टू प्रिमिटिव हालांकि ट्राइब। ठीक है, 14 साल में ये जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट आपका बायगा ट्राइबल आर्टिस्ट पद्मश्री अवार्डी जोधिया भाई पासेस अवे। ठीक है जी, 2023 में जो है इनको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला था। एंड वन ऑफ द इंडियाज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, सो जो ट्रेडिशनली सेमी नोमैडिक है, व्यवहार लोकली इनको कहा जाता है। और टैटूज बनाना, तो जो लोकली कह लीजिए कलर्स हैं डिराइव फ्रॉम द रामतीला सीड्स, वहां से वो टैटूज बनाना जो है ये कम्युनिटी उसमें एंगेज रहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सप्रेसेस ग्रीफ ओवर डिमाइज ऑफ फॉर्मर हरियाणा सीएम ओम प्रकाश चौटाला। ओपी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जो है पुत्र हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका श्याम बेनेगल, बहुत फेमस डायरेक्टर। ठीक है जी, और तेलंगाना में इनका जन्म हुआ। लैंडमार्क सीरीज, यात्रा, भारत एक खोज, इसके अलावा बहुत सारी मूवीज हैं। बेसिकली जो आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत जो है फेमस रहे हैं और बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड जो है डायरेक्टर रहे हैं। पद्म भूषण मिला 1991 में, और 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। राज्यसभा एमपी भी रहे हैं 2006 से लेकर 2012 के बीच में। एमटी वासुदेवन नायर। ठीक है जी, इनका देहांत हो गया, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, ये आप यहां पर अवार्ड देख सकते हैं, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका बापसी सिद्धवा, पारसी राइटर हैं, हु टुक पार्टीशन टू द वर्ल्ड, डाइज एट 86। ठीक है, कुछ नोटेबल इनकी बुक्स रही हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पासेस अवे एट 92। इनका जो अगर आप पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। उसके बाद जो है ये डिप्टी चेयरपर्सन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, आरबीए के गवर्नर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा रहे हैं, फिर 10 साल जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 पूरी कंप्लीट टर्म जो हैं इन्होंने रही है। इसके अलावा यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली में भी प्रोफेसर रहे हैं। तो ये मतलब जो है पूरा का पूरा इनका कह लीजिए योगदान रहा है। ठीक है, इन एकेडमिक्स, इन पॉलिटिक्स। पद्म विभूषण मिला 1987 में। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2017 में इनको दिया गया था। ठीक है जी, चलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आपका जिमी कार्टर, 39th यूएस प्रेसिडेंट, नोबेल प्राइज विनर, पासिस अवे एट 100। ठीक है जी, ये 1977 से लेकर 1981 तक जो है यूएस के राष्ट्रपति रहे हैं जिमी कार्टर। एक ही टेन्योर इन्होंने जो है सर्व किया है। और नोबेल पीस प्राइज मिला क्योंकि जो उस समय पर इजराइल और इजिप्ट में एक अच्छे रिश्ते बनाने में इनका काफी बड़ा योगदान रहा। ठीक है, मिडल ईस्ट में। और पनामा कैनाल जो है, जो आज के समय पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि हम पनामा कैनाल वापस ले लेंगे, हमें मिलिट्री भी यूज करनी पड़े, तो पनामा कैनाल जो है पनामा को देने का जो निर्णय है वो जिमी कार्टर ने लिया था। ठीक है, तो काफी ज्यादा कह लीजिए आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, मतलब उसको पक्ष में भी काफी लोग हैं, उसके विपक्ष में भी काफी लोग मानते हैं। और ये जो है जिमी कार्टर रहे हैं।
चलिए ये देख लीजिए आप, 17 सितंबर 1978, तो ये कैंप डेविड अकॉर्ड, बहुत फेमस, वर साइंड बाय इजिप्ट एंड इजराइल, नेगोशिएटेड बाय यूएस। आगे चलते हैं, चार्ल्स डॉलन, एचबीओ फाउंडर एंड पायनियरिंग द केबल टीवी मोगुल, पासेस अवे। ठीक है जी, फाउंडिंग द एचबीओ होम बॉक्स ऑफिस। हाँ, उस समय पर वो जो केबल टीवी वाला जो कंसेप्ट था, ठीक है, ये जो है उसके के लिए स्टार्ट रहे हैं, वन ऑफ द यूएस लार्जेस्ट केबल ऑपरेटर्स। ओके, एपी गैमिया फाउंडर रोहन मीरचंदानी लाइक डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था ये न्यूज, अगर आपने पढ़ा है। एक्चुअली मतलब फाउंडर हैं कंपनी के, और 42 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में जो है कार्डियक अरेस्ट, तो काफी ज्यादा चर्चा हुई इसके बारे में। पॉपुलर ग्रीक योगर्ट ब्रांड, सो पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। और फिर काफी ज्यादा चर्चा हुई मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, वो कहानी भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। ओसामू सुजुकी, मारुति सुजुकी या सुजुकी, डेफिनेटली सबने नाम सुना होगा। ठीक है जी, उसके जो है कह लीजिए फाउंडर, सो चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, लेड जापान सुजुकी मोटर फॉर मोर देन 4 डिकेड्स एंड प्लेड अ की रोल। ठीक है, और इंडिया में मारुति कंपनी और सुजुकी ने जॉइंट वेंचर के साथ मारुति सुजुकी लॉन्च किया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। पहला, 1 दिसंबर है बीएसएफ रेजिंग डे। तो बीएसएफ के बारे में, सीमा सुरक्षा बल के बारे में कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट ठीक है, 1 दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर मंथ को पहले बात तो जो है क्रिसमस, ठीक है, न्यू ईयर, आखिरी महीना उस तरीके से याद रखते हैं। और पहला हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी होता है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे भी होता है। तो इसको भी आप इस तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में देख सकते हैं कि सरकार बहुत कोशिश करती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को यूज किया जाए, ताकि किसी भी तरीके का जो कोई संक्रमण ना हो। और वर्ल्ड एड्स डे, टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी माई हेल्थ। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई हेल्थ, तो फर्स्ट से हो गया वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका 2 दिसंबर को असम डे। ठीक है, और 2 दिसंबर को ही है इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। चलो अब इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे, याद करने की कोशिश करते। देखो, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा कह लीजिए एक मतलब एक फीलिंग है कि उनको जो है भारत में मेनलैंड में जब वो आते हैं, उनको एक समान दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, कहते ना सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि उनको ये है, बट ऐसा उनका मानना है। मैंने सर्व किया है नॉर्थ ईस्ट में, सो आई कैन से विद वेरी मतलब कहते हैं ना जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं। और तो ये जो चीज है नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, या वैसे भी ह्यूमन राइट्स में हम बात करते हैं कि भाई सब बराबर हैं। और तो वो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि 2 दिसंबर जो है असम डे है, ताकि उनको ये बताना कि आप जो है भारत के सब बराबर हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 है, इसमें कोई भी सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, सब इक्वल सिटीजन्स हैं इस देश के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल, और स्लेवरी में भी यही है फिर। ठीक है, स्लेवरी में भी स्लेव्स कौन होते हैं? ठीक है, उनको कहा जाता है कि सेकंड क्लास सिटीजन। वही चीज को खत्म करना है जो कि ह्यूमन राइट्स में कहा जाता है कि कोई स्लेवरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप आई होप 2 दिसंबर को हम उस तरीके से याद कर लेते हैं। नेशनल पॉल्यूशन डे, क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इन दोनों आंखों से इस दिसंबर के महीने में हम पॉल्यूशन देखते हैं, धुआं देखते हैं, स्मॉग देखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो आंखों से दो हो गया 2 दिसंबर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ओके, अब ये पॉल्यूशन हमें पता कैसे लग रहा है? हमें कई जगह पता लग रहा है कि भाई AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 500 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया। ये कैसे पता लग रहा है? ये हमें कंप्यूटर्स जो हैं, जो सेंसर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो एनालिसिस करके दे रहे हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन के बारे में हमें कंप्यूटर्स के थ्रू पता लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट आ गया आपका 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे फॉर हैंडीकैप्ड, इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन डिसेबिलिटीज। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डिसेबिलिटीज, ठीक है, जो डिसेबल है, देखिए आज के समय पर हम उनको डिसेबल नहीं कहते, हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं। ठीक है, हम कहते हैं दिव्यांगजन। भारत सरकार जो है टर्म नहीं लेकर आई दिव्यांगजन। तो
कहा जाता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके पास एक डिफरेंट एबल है, मतलब वो उनके पास एक अलग स्किल है। कहा भी जाता है कि जो चीजें या जो स्किल आम लोगों के पास नहीं है वो डिफरेंटली एबल्ड के पास होती है। तो इसको ऐसे तीसरी आंख से आप याद रख सकते हो कि एक तो दो आंखें तो है ही है एक नॉर्मल व्यक्ति के पास, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके पास एक तीसरी आंख होती है, कहते हैं ना एक अनुभव होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता है। तो उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, ये वैसे ही आपको याद होना चाहिए। 1971 में 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और 16 दिसंबर द वेरी हिस्टोरिक डे 16 दिसंबर 1971, ठीक है, जब आपका पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था, ठीक है जी। और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर जो है माना जाता है। और उस 4 मतलब 3 तारीख को शुरुआत हुई, 4 तारीख को ही इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के बीच में कराची पोर्ट के पास में जो है, पूरी स्टोरी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, फिर सेशन बहुत बड़ा हो जाता है हर एक चीज की स्टोरी बताने में। तो ये आप पढ़िएगा, इसको इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उस चीज को हम कमेमोरेट करते हैं इंडियन नेवी डे के रूप में। स्ट्रेंथ पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, ठीक है जी। इसको ऐसे याद रखते हैं कि अगर चारों दिशाओं में हमारे बैंक्स होंगे, चारों दिशाओं में मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, पूरे भारत में बैंक्स होंगे, बैंक्स का पेनिट्रेशन होगा, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। चारों दिशाओं में जो है कह लीजिए बैंक्स होंगे तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। चीता, चीता जो है कह लीजिए, वैसे तो जंगल का राजा शेर, तो चीता समझ लेते हैं। तो चीता भी चारों डायरेक्शन में अटैक कर सकता है, बहुत फुर्तीला होता है, बहुत कहते हैं ना एजिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो चारों दिशाओं में वो अटैक कर सकता है। तो उससे हमने इंटरनेशनल चीता डे। ओके, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, ठीक है जी। इसी दिन होता है वर्ल्ड सॉइल डे। और इससे अगला जो है 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर डेथ एनिवर्सरी, उसको रिलेट करते हैं इन 3 दिनों को। जैसे कि देखिए, कहते हैं ना वॉलंटियर्स जो देश के लिए काम करें, वॉलंटियर्स देश के लिए समाज के लिए काम करें, इररिस्पेक्टिव कि उनको कितना पैसा मिल रहा है या कितना उनको फेम मिल रहा है, ठीक है, उस सारी चीजों को साइड में रखते हुए जो देश के हैं, जो अपने देश के हैं, कहते हैं कि कोई बाहर से आके आपका भला नहीं करके जाएगा। जो देश के लोग होंगे, जो देश के वॉलंटियर्स होंगे, वही देश का भला करेंगे। सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी कहा जाता है ना। तो जो मिट्टी के हैं, इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस देश के रहने वाले लोग हैं, जो वॉलंटियर्स होंगे, जो इन सारी चीजों से आगे काम करेंगे, तो वो जो है देश को आगे ले जाएंगे। उसी मिट्टी से निकला एक व्यक्ति है जिन्होंने हमें संविधान दिया, ठीक है जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इससे इसको रिलेट कर लिया। तो उसी मिट्टी से निकला एक व्यक्ति जिन्होंने हमें संविधान दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आपका ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स डे। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ये कहा जाता है कि भाई जो डॉक्टर जो BR अंबेडकर हैं, वो भी ये बात कहते थे कि हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है इवन इन द डिफेंस, ठीक है। तो उससे आप सिविल डिफेंस, होम गार्ड, उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हमें अंदरूनी अपने देश में डिफेंस को मजबूत करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस वाली थ्योरी पे विश्वास नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। तो सिविल डिफेंस आ गया, तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे आ गया, ठीक है जी। तो सिमिलर है, अगला उससे रिलेट हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। नो, 9 से नो, ठीक है, नो टू करप्शन, ठीक है, नो टू करप्शन। सो यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, नो टू करप्शन। 9 नो, नो नो बोल, वैसे भी नो बोलते हैं ना, नो। ओके, सो इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, ऑब्वियसली नो टू जेनोसाइड, ठीक है, नो टू जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है एक कहते हैं धर्म विशेष, जाति विशेष, ठीक है, कोई ट्राइबल, एक पर्टिकुलर कहते हैं ना विशेष वर्ग को खत्म करना, जेनोसाइड। सो नो टू जेनोसाइड। ओके, सो जब जेनोसाइड की बात कर रहे हैं तो उसके अगले दिन ही हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं
कि जेनोसाइड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम सब लोग वी आर बॉर्न ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वो हम सब बराबर पैदा हुए हैं, ठीक है, कोई कोई अलग से जो है नहीं पैदा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल माउंटेन डे, ठीक है जी, इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो 11 एक और एक अगर हो जाते हैं, देखो जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो पहाड़ चढ़ते वक्त जो है आपके साथ एक शेरपा होता है, ठीक है, शेरपा होता है जो आपको बताता है, गाइड करता है बेसिकली, ठीक है। तो एक और एक 11 हो जाते हैं और उसी से आप माउंटेन चढ़ सकते हो, या मैं ऐसे समझ लो कि आपकी लाइफ में एक पहाड़ है, एग्जाम है, या कोई भी एक चीज अचीव करना चाहते हो तो कोई साथी होता है, ठीक है, तो वो अचीव करना आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका यूनिसेफ डे, ठीक है जी। यूनिसेफ, अब देखो यूनिसेफ किससे रिलेटेड है? चिल्ड्रन से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। तो बच्चों को हम यही सिखाते हैं, एक और एक 11 होते हैं, ठीक है जी। और अगर आप मिलजुल के रहोगे तो ये जो दुनिया है, ये समाज है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, सो भारतीय भाषा दिवस, ठीक है जी, भारतीय भाषा दिवस। तो इसमें आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई हम क्या कहते हैं कि आज के समय पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज सीखें, जो भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, मराठी, पर हिंदी भी सीखें, ठीक है। तो 1+1, ठीक है, भारतीय भाषा दिवस, एक हिंदी सीखें ताकि एक हम यूनिटी ला सकें और अपनी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको सीखें, आपकी मदर टंग को सीखें। अंग्रेजी भी सीखें, ठीक है। चलो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, बट यहां पर मैंने इसको रिलेट किया है एक रीजनल लैंग्वेज और एक हिंदी के साथ। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है जी, न्यूट्रल रहना है। 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ठीक है। देखिए हेल्थ कवरेज डे में इंपॉर्टेंट किसका आता है? डॉक्टर्स, नर्सेस। अब डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा, न्यूट्रल होगा वो ये नहीं देखेगा कि ये किस धर्म से है, जाति से है, ठीक है, इस ये सारी चीजें वो नहीं देखेगा, कौन सी भाषा से, मतलब वो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, न्यूट्रल रहेगा, मतलब जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, वो किसी को उस तरीके से नहीं देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आप विजय दिवस, भाई 16 दिसंबर डिस्कस किया हमने, द वेरी हिस्टोरिक डे, 93,000 सोल्जर, ठीक है, बांग्लादेश बना, ठीक है। मूवी आई हुई है इस पे 16 दिसंबर के ही उससे नाम से, तो विजय दिवस। ओके, पेंशनर्स डे, ठीक है, 17 हो गया आपका पेंशनर्स डे इन इंडिया, माइनॉरिटीज राइट डे और अरेबिक लैंग्वेज डे। तो अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, भाई साल खत्म होने वाला है, साल खत्म होने वाला है तो पेंशनर्स कह रहे हैं भाई मेरा तो अकाउंट खाली हो गया, मेरे अकाउंट में पैसे भेजे जाएं, ठीक है। और साल खत्म हो रहा है, पहली बात तो दिसंबर में है और 17 दिसंबर है, और कुछ दिन पहले, मतलब दिसंबर खत्म होने से कुछ दिन पहले जो है वो पैसे डाल दिए जाएं। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपना योगदान दिया, उनको सही समय पर पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको सही समय पर पेंशन मिलनी चाहिए, ये इंश्योर करना, ताकि हम उनका सम्मान कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइनॉरिटीज राइट डे, ठीक है, माइनॉरिटीज राइट डे एंड अरेबिक लैंग्वेज। अब देखो अरेबिक लैंग्वेज जो है उससे आपको माइनॉरिटीज रिलेट कर सकते हो, तो 18 दिसंबर को अरेबिक लैंग्वेज डे भी है, माइनॉरिटीज राइट डे भी है। ओके, और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। अब ये जो अरेबिक, कई कई अरेबिक लोग जो इंडिया में आके बस गए हैं तो माइग्रेंट्स हैं, तो उनका भी मतलब अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि दे शुड बी गिवन द राइट्स, इक्वल राइट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। अच्छा, अब 25 दिसंबर को क्या होता है? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो गुड गवर्नेंस से पहले गुड गवर्नेंस वीक आ गया, ठीक है, गुड गवर्नेंस वीक आ गया, ठीक है, तो उससे याद हो गया आपका। 20 दिसंबर जो है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को देखता है 20 दिसंबर को, ठीक है जी। और उसी दिन आपका होता है ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, ठीक है, ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो बीएसएफ का रेजिंग डे 1 को, 20 को जो है एसएसबी का रेजिंग डे है, और इसी दिन जो है ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हम मनाते हैं। और पहला फर्स्ट एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि 21 जून को हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे, और उसके 6 महीने बाद, ठीक है,
6 महीने बाद क्या है, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे। वैसे भी याद रख लो, ठंड का समय, सब रजाइयों में घुसे हुए हैं, ठीक है, सब रजाई वजाई लेके टोपी ओपी पहन के कह रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं सब, ठीक है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो। 21 जून को योगा डे हो गया और उसके सही 6 महीने बाद क्या है, आपका मेडिटेशन डे है। चलो नेक्स्ट आपका बास्केटबॉल डे और वर्ल्ड साड़ी डे और मैथमेटिक्स। सो वो बास्केटबॉल वाला मैंने एक मैम का ही सुना था, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। तो ये वो आप कर सकते हैं, साड़ी पहन के जो अंजलि है वो बास्केटबॉल खेल रही है, ठीक है, और तो ये हो गया आपका, सो साड़ी पहन के बास्केटबॉल खेलना। नेक्स्ट आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है जी, नेशनल मैथमेटिक्स डे। सो 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है जी, 2 + 2 4 होते हैं। और बट आर्ट्स में हम क्या कहते हैं कि 2 + 2 3 हो सकते हैं, 2 + 2 5 हो सकते हैं, ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। और नेक्स्ट आ गया आपका नेशनल फार्मर्स डे, किसान दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, ये आज का क्वेश्चन है, सिंपल सा एक फैक्ट है, गूगल करोगे मिल जाएगा। किसके नाम से जो है हम किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं, ठीक है, 23 दिसंबर को। ओके, चलिए, मतलब इसको आप ऐसे, हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स डे के अगले दिन जो है हम किसानों को, मतलब कैलकुलेशन करा, मैथमेटिक्स करा, कैलकुलेशन करा, इंश्योर करा कि किसानों को सही एमएसपी मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले और सही समय पर मिले, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर डे। अब भाई किसान अगर खुश है, किसान सही फसल आ रही है, तो अगले दिन जो कंज्यूमर है वो भी खुश रहेगा, क्योंकि उसको भी सही समय पर खाना पीना जो भी चीजें हैं वो उपलब्ध हो पाएंगी, ठीक है। तो किसान दिवस से कंज्यूमर डे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी कंज्यूमर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। गुड गवर्नेंस डे देख लिया हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, ठीक है, उनके उनके जो कह लीजिए सेक्रीफाइस है, जो उनका सेक्रीफाइस था धर्म को लेकर और लोगों को लेकर, उसको याद किया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में। 4 साहबजादे जो हैं उनके उससे याद किया जाता है, ठीक है जी। सो गुड गवर्नेंस से के अगले दिन जो है आप कह सकते हैं कि जो वीर बाल दिवस है वो मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, एपिडेमिक। अगर आपको याद हो, जो कोविड था, कोविड नवंबर और दिसंबर के टाइम से ही स्प्रेड होना शुरू हुआ था। ऐसे कह लो कि सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है सर्दियों में लोगों को, तो एपिडेमिक फैलने के भी चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 27 दिसंबर। तो ये था आज का सेशन। आई होप जो चीजें याद करने वाली थी हमने याद भी कर ली, बहुत सारी कहानियां समझी, ठीक है। मेरा मकसद ये रहता है हमेशा से कि जो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो पर्सन्स इन न्यूज हैं, उनके बारे में ना एक बेहतर सा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं खत्म करना चाहता हूं सेशन को, कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगा होगा सोचने में, मतलब द मोमेंट आई सेड दिमाग में तुरंत इमेज आ गई। नाउ आई विल आस्क यू कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है या अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, तो बहुत सारे बच्चों को याद आ रहा होगा, कुछ बच्चों को, बट बहुत सारे बच्चों को ब्लैंक हो गया होगा अभी। तो बट अब उनके साथ अगर थोड़ा सा स्टोरी रिलेट कर लोगे ना, थोड़ा कहानी उनके बारे में पढ़ लोगे, तो याद हो जाएंगी चीजें। अगर मैं आपको कहूं ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो 11 साल की उम्र में बूट पॉलिश किया करते थे, फिर वो एक फैक्ट्री में काम करने लगे, फिर वो फैक्ट्री में काम करते करते वहां पे एक लेबर यूनियन के लीडर बने, फिर वहां से राइज करते करते ब्राजील के राष्ट्रपति बने। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। लुला डी सिल्वा जो अभी वहां पर राष्ट्रपति हैं। तो इस तरीके से जब आप कहानी समझ लेंगे किसी चीज को लेकर, तो चीजें याद थोड़ा जल्दी हो जाती हैं, ठीक है जी। आई होप दी सेशंस आर helping you in preparing the current affairs in a very comprehensive manner. That's all from my side. Thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले महीने फिर 5 सेशंस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।